तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि कंप्लीट मैट्रिक स्पेस क्या होता है। सो व्हाट दिस बाय कंप्लीटनेस, जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है इसमें ग्रेजुएशन में कि रियल लाइन जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, वो प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर कोई हमारे पास बाउंडेड बाउंडेड अब बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं तो उसके पास लीस्ट अपर बाउंड डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है कि कोई भी अगर हम रियल नंबर में सेट लेते हैं जो बाउंडेड अबव है तो उसके पास लीस्ट अपर बाउंड डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये कंप्लीटनेस, तो रियल नंबर तो कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे एक और चीज देखो, मेट्रिक स्पेस में ए मेट्रिक स्पेस इन विच एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस इज सेड टू बी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। तो क्या हो गया इसमें कि अगर, या आसान सा तरीका हो गया कि कॉची सीक्वेंस लो और अगर वो कन्वर्ज कर रही है उसी के अंदर, है ना, उसी स्पेस के अंदर, तो डेफिनेटली वो मेट्रिक स्पेस जो होगा वो कंप्लीट होगा। इससे क्या कंक्लूड हो रहा है, देखो कल हमने क्या पढ़ा था, जो लास्ट लेक्चर था अपना, बाय प्रीवियस थ्योरम व्हाट वी हैव स्टडीड, हमने ये दो रिजल्ट हमने स्टडी किए थे कि अगर सीक्वेंस पी एन अगर कॉची सीक्वेंस है इन ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, ठीक है, प्रीवियस थ्योरम आप देख सकते हैं, अगर कॉम्पैक्ट अपना मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट है तो उसके अंदर जो भी कॉची सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी उसी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस एक्स के अंदर। ये थ्योरम का बी पार्ट था ना, अगर आप इसको देखेंगे। और दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट क्या था कि आर रेस टू पावर के अंदर एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेस। तो इसका दो, इनसे दो रिजल्ट यहां से हम ड्राइव कर सकते हैं कि कॉची सीक्वेंस कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस के अंदर होगी तो वो कन्वर्ज करती है, और एवरी इक्विलिडियन स्पेस आर रेस टू पावर के टाइप जितना भी उसमें भी कॉची सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज करेगी। और ऊपर डेफिनेशन पढ़ी हमने कि जिस भी मेट्रिक स्पेस में कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी वो मेट्रिक स्पेस कंप्लीट माना जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम कि ऑल कंपैक्ट मेट्रिक स्पेसेस जो हैं और ऑल इक्विलिडियन स्पेसेस जो कंप्लीट होते हैं। ठीक, एक और इस यहां से रिजल्ट बन सकता है क्योंकि एवरी क्लोज सबसेट ऑफ ए कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस कंपैक्ट होता है ना। कोई कंपैक्ट मेट्रिक स्पेस है तो उसका जो क्लोज्ड सबसेट होगा वो भी कंपैक्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी क्लोज्ड सबसेट ई ऑफ ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। ठीक हो गया कि अगर हमारे पास कोई कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है और उसका हम क्लोज्ड सबसेट लेते हैं तो वो भी कंप्लीट होगा। ये इसी का रिजल्ट हो गया। क्लोज्ड है तो वो क्लोज्ड ऑफ कंपैक्ट है तो कंपैक्ट होगा। तो यहां से ये क्लूज हो गया। क्या लॉजिक लगा इसके ऊपर, इसका लॉजिक ये है कि अगर हम कॉची सीक्वेंस ई में लेंगे, ठीक, तो वो कॉची सीक्वेंस एक्स में भी होगी क्योंकि ई तो एक्स का ही सबसेट है। हेंस इट इज, है ना, every Cauchy sequence in E is a Cauchy sequence in X।
हेंस इट कन्वर्जेस टू पी बिलोंग्स टू एस। क्यों करेगी कन्वर्ज? क्योंकि एक्स कंप्लीट है। और ये अभी क्वेश्चन इतना ही है कि ये पी ई में होगा कि नहीं। अगर ई में होगा तो ई भी आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और एक्चुअली पी बिलोंग्स टू ई। ये जो पी है ये जो पी है ये ई को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ई जो है वो क्लोज्ड है, और क्लोज सेट जो होता है वो सारे अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो ये कॉची सीक्वेंस तो ई में थी, तो डेफिनेटली ई को जब कन्वर्ज कर रही है ये, तो ई डेफिनेटली अपने लिमिट पॉइंट, उस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट है वो पी है। तो डेफिनेटली वो ई में होगा ही होगा, अदरवाइज वो क्लोज नहीं रहेगा। क्लोजनेस की वजह से वो पी पॉइंट ई में होना ही चाहिए। तो कुछ ऐसे एक ये है रिजल्ट हमारे पास कि आप इसको चेक कर सकते हैं कि एनी सेट एक्स विद डिस्क्रीट मेट्रिक फॉर्म ए कंप्लीट मेट्रिक स्पेस। तो ये अच्छा एग्जांपल हो गया कि अगर आपको कोई एग्जांपल आए कि गिवन एग्जांपल विच इज कंप्लीट मेट्रिक स्पेस, तो उसके लिए हम ये बता सकते हैं कि जो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस होता है वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होता है। तो इसका प्रूफ भी हम देख सकते हैं कि लेट पी एन, ये कौची सीक्वेंस इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस एक्स। तो डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की डिफाइनिंग हमें पता है। इट मीन्स दैट मेट्रिक ऑफ पी एन एन पी एम जीरो होगा जब पी एन और पी एम इक्वल होंगे, और वन होगा जब पी एन नॉट इक्वल टू पी एम। ये हमने डिस्क्रीट जीरो वन के लिए हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके, ऑन टेकिंग एप्सिलॉन वन अपॉन टू, अब हमें ये पी एन जो है वो कॉची सीक्वेंस है, तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एप्सिलॉन ले लिया वन बाई टू। तो व्हाई द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस क्या होना चाहिए, द मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी एम इज लेस देन इक्वल टू वन बाई टू फॉर ऑल एन कॉमा एम बिलोंग ग्रेटर देन इक्वल टू पी नॉट। ऐसे लिख सकते हैं, फॉर गिवन एप्सिलॉन वन बाई टू फॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन नॉट। ठीक है, परा लगा के यहाँ तक हम ये आगे। तो ये तो हुआ कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन की वजह से। पर आप खुद ही सोचो, पर ये जो मीट्रिक है, इस मीट्रिक में अगर ये डिफरेंस, जो डिस्टेंस है पी एन और पी एम के बीच में, कब, जब एन आपका और एम आपका एम एन नॉट से बड़ा है, वन बाई टू है, वन बाई टू से छोटा है, तो वन बाई टू से मीट्रिक में तो दो ही वैल्यूज होती हैं, या तो जीरो होगा या वन होगा। तो वन तो आएगा नहीं इसमें, तो कौन कौन आएगा फिर, जीरो ही आएगा। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस, तो ये मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी एन नॉट इक्वल टू जीरो। जब कोई भी ऐसी हम वैल्यू लेंगे इसमें, इसके ऊपर, इसका बोलने का मतलब ये है कि हम बोल रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो दोनों का वन बाई टू से कम है। कब? जब एन और एम जो एन नोट से बड़ा है, एन नोट से बड़ा है, जब एन इससे बड़ा, तो यहाँ पे जो मीट्रिक का डिस्टेंस है वो वन बाई टू से कम ही है। वन ही है, इसका मतलब इसकी वैल्यू वन से कम होने का मतलब डिस्क्रीट की तो दो ही वैल्यूज आएंगी, या जीरो या वन। तो डेफिनेटली इसके ऊपर जितना भी होगा वो डिस्क्रीट, ये जो मीट्रिक है वो जीरो ही आने वाली है। तो वही लिख लिया हमने कि बाय द डेफिनेशन ऑफ डिस्क्रीट मेट्रिक ऑफ पी एन कॉमा पी एन नॉट, पी एम भी लिख सकते हैं, पर हमें एक फिक्स नंबर चाहिए जिसको इसने कन्वर्ज करना है। तो हमने क्या किया, एम की वैल्यू एन नॉट यूज कर ली, क्योंकि एम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट है। तो इसकी हम एन नॉट ले ली। सो इट मीन दैट यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि ये जो सीक्वेंस पी एन है ये किसको कन्वर्ज कर रही है, पॉइंट, ये पॉइंट है वो, क्योंकि ये फिक्स नंबर है नॉट। ठीक, तो पी एन नॉट को कन्वर्ज कर रही है। इसके क्या प्रूव हो गया कि जो कोची सीक्वेंस पी एन लिया था हमने,
वो कन्वर्जेंट हो गया। तो इसका मतलब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस इज ए कंप्लीट। तो एक एग्जांपल ये हो गया। अब हम प्रूव करेंगे दूसरा एक एग्जांपल। आज मैं एग्जांपल आपको इसका मैं कल बताता हूँ कि एक ऐसा एग्जांपल हम ढूंढेंगे कि जो अपना मीट्रिक स्पेस नहीं है। ये थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। तो नाउ वी डू सम डेफिनेशंस बिफोर दैट। देखो हमने स्टूडेंट्स ये कंक्लूड कर लिया कि एक रिजल्ट हमने पहले पढ़ रखा है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ठीक है। एवरी कॉची सीक्वेंस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आयोटा रेस टू पावर हमने एन लिया था, ये वाली सीक्वेंस जो है वो, या -1 रेस टू पावर एन ये वाली सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की बात करें तो क्या आता है, 1 आएगा, -1 आएगा, आयोटा आएगा, माइनस आयोटा आएगा। ऐसी टर्में आएंगी। यही टर्में बनती है आगे पीछे। थोड़ा सा इसको सीक्वेंस में लिखना चाहिए। जस्ट अ मिनट। क्योंकि फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, मैं रेंज नहीं लिख रहा हूँ। इसकी फर्स्ट टर्म 1 बनेगी, 2 आयोटा बनेगी, 2 पुट करेंगे तो -1, 3 पुट करेंगे तो माइनस आयोटा, 4 पुट करेंगे तो 1 आएगा। फिर इस तरह से आते जाएंगी। पर इसकी ऑब्वियस है जो रेंज है, ई बोलते हैं हम उसको, बोल सकते हैं ये रेंज। रेंज इसकी ये है। ठीक। और इसी तरह से इसमें करेंगे तो इसमें -1, 1। तो ये सीक्वेंसेस क्या है, बाउंडेड है। ठीक। पर ये कन्वर्जेंट नहीं होती। ठीक। तो इसका मतलब कोई सीक्वेंस अगर बाउंडेड है देन दैट मे बी, may or may not be convergent. So bounded sequence may or may not be convergent। सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो बाउंडेड पक्का है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है इसका। बाउंडेड सीक्वेंस में और मे नॉट बी कन्वर्जेंट। पर एक हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट रहता है। देयर इज वन इंपॉर्टेंट केस इन विच कन्वर्जेंस इज इक्विवेलेंट टू बॉन्डेडनेस। एक हमारे पास एक रिजल्ट, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे बॉन्डेड होगी तो वो कन्वर्ज कन्वर्जेंस इज इक्विवेलेंट टू बॉन्डेडनेस। वो कब होता है, जब सीक्वेंस मोनोटोनिक होती है। तो पहले मोनोटोनिक सीक्वेंस होती क्या है, अब बीएससी क्लासेस भी पढ़ी होती हैं। इसकी डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले। ए सीक्वेंस अगर हमारे पास कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है स्टूडेंट, और वो अगर बाउंडेड हो तो कन्वर्ज पक्का करेगी फिर। ए सीक्वेंस एस एन ऑफ रियल नंबर्स इज said to be number one monotonically increasing if, क्या होता था कि अपनी जो जो सीक्वेंस है उसका nth टर्म जो है वो छोटा होगा
उसकी n+1 टर्म से। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस। मतलब बोलने का मतलब जो फर्स्ट टर्म है वो सेकंड से छोटी होगी, और सेकंड मोनोटोनी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग कब होगा? जब साइन उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब एस एन जो है वो, एस एन जो है वो एस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू Sn+1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये तो अब क्लियर ही है। ठीक। तो इसमें हमें पता ही है कि जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस 1/n है, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। पहली टर्म 1 आएगी, फिर 1/2 आएगी, 1/3 आएगी, लाइक दिस। दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। और अगर हम सीक्वेंस ले लें n², तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, n²। तो फर्स्ट वैल्यू 1, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लाइक दिस, तो ये इंक्रीज कर रही है। और अगर ऐसे लिखें, ये वाली सीक्वेंस लें, तो ये ना तो इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है। कभी -1 आएगी, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, लाइक दिस। सो इट इज नाइदर, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गई, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो, सॉरी उल्टा हो गया, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। ना तो ये डिक्रीज कर रही है, ना ही ये इंक्रीज कर रही है, ऑसिलेट करती है ना। ये तो आपको आइडिया ही है। अब इसमें एक थ्योरम करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा थ्योरम है। थ्योरम नंबर 3.14 ऑफ द थ्योरम। सपोज Sn इज मोनोटोनिक। मोनोटोनिक मतलब या तो ये इंक्रीज कर रही होनी या डिक्रीज कर रही होनी। देन सीक्वेंस Sn converges if and only if it is bounded। ठीक। देखो, ये बॉन्डेड होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी तो बॉन्डेड हो जाएगी, बट सीक्वेंस मोनोटोनिक होनी चाहिए। ठीक। तो प्रूफ करते हैं। सपोज सीक्वेंस Sn is monotonic monotonically increasing। monotonically increasing। सो इसका क्या मतलब हुआ? दैट इज Sn जो होगा वो Sn+1 छोटा होगा फॉर ऑल n। ओके, मान लेते हैं हम कि लेट जो कैपिटल ई है, कैपिटल ई इज रेंज, रेंज ऑफ सीक्वेंस Sn, ये इसकी रेंज है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब दो केसेस हैं, ये बॉन्डेड है तो हमें कन्वर्स प्रूव करना पड़ेगा। तो गिवन हो गया, गिवन सीक्वेंस इज बाउंडेड, और हमें टू प्रूव करना है।
इज convergent. So you can write since sequence Sn is bounded, बाउंडेड है तो इसका मतलब इसकी रेंज बाउंडेड होगी. So there implies E is bounded. So let small s be the least upper bound of E. और हमें पता है अगर ये इंक्रीजिंग है और रेंज इसकी बाउंडेड है तो ये सीक्वेंस लीस्ट अपर बाउंड को ही कन्वर्ज करती है. बीएससी में हम थ्योरम करते थे. तो ये सीक्वेंस जो है वो इसको ही कन्वर्ज करने वाली है, लीस्ट अपर बाउंड को ही. तो कैसे होता है प्रूव? देखिए, देन अगर ये लीस्ट अपर बाउंड है तो सीक्वेंस की हर टर्म इस लीस्ट अपर बाउंड से छोटी होगी फॉर ऑल एन. उसके बाद फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exists a positive integer n such that s minus epsilon less than Sn लेस देन एस. अब इस बात को, इस चीज को समझो आप. अगर हमारे पास यहाँ पे एक ये हमारी लाइन है और यहाँ पे हमारे पास एस है तो ये इसका लीस्ट अपर बाउंड है तो सीक्वेंस की सारी टर्में जो होंगी इस तरफ होंगी. क्लियर? ऑल टर्म्स विल बी देयर. अगर हम इसमें एप्सिलॉन माइनस करते हैं एस में तो यहाँ होगा एस माइनस एप्सिलॉन और इधर होगा एस प्लस एप्सिलॉन. ठीक. अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं, ये जो पोर्शन है इस पोर्शन की बात करें अगर, ये जो पोर्शन बचा बीच में इसमें इस सीक्वेंस की कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस सीक्वेंस की, इससे जो सीक्वेंस है हमारे पास एस एन, इधर कोई ना कोई टर्म इसकी होनी चाहिए. क्यों? अगर क्योंकि हम थोड़ा सा लीस्ट अपर बाउंड से थोड़ा सा इधर को गए तो यहाँ पे कोई ना कोई टर्म होनी चाहिए. अदरवाइज अगर यहाँ कोई भी टर्म नहीं होगी तो फिर तो लीस्ट अपर बाउंड एस माइनस एप्सिलॉन होना चाहिए. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने कौन सी टर्म ले ली? ये वाली टर्म ले ली. एस, कैपिटल एस में एस एन लेस देन एस, ये इन दोनों के बीच में टर्म होनी चाहिए. ठीक है. अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? अदरवाइज क्या लिख सकते हैं? फॉर अदरवाइज एस माइनस एप्सिलॉन वुड बी लीस्ट अपर बाउंड, या अपर बाउंड बोल सकते हैं इसका. अपर बाउंड, अपर बाउंड, अपर बाउंड. ठीक है. क्योंकि अपर बाउंड हो गया अगर, अपर बाउंड फिर लीस्ट से छोटा थोड़ी हो सकता. ठीक है. तो इट मीन दैट यहाँ पे कोई ना कोई नंबर होना ही चाहिए. तो अब यहाँ पे हमें क्या दिया है? सिंस सीक्वेंस एस एन जो है वो इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है
एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, स्मॉल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, हमने ये ऊपर लिया हुआ है कि दिस n जो होगा फॉर इसके लिए, n जो मैंने सिलेक्ट किया है, इससे बड़े के लिए क्या होगा स्टूडेंट, इसके लिए क्या होगा, दिस इंप्लाइज एस एन जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन दिस। ये हम बीएससी क्लासेस में पढ़ते थे। क्यों होगा ऐसा, हमने +2 क्लासेस में पढ़ते हैं कि अगर x इंक्रीजिंग फंक्शन है और x बाई ग्रेटर देन y है तो f ऑफ x जो होता है वो f ऑफ y के बराबर होती है, और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन हो तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी की जो साइन है वो सेम रहता है, ठीक। और अगर डिक्रीजिंग है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो सेम अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिकल इंक्रीजिंग है, तो एक फंक्शन ही होता है ना, सीक्वेंस इनफैक्ट इज ए फंक्शन, उसका डोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन उसका रियल नंबर है। सो दैट्स वाई अगर हम इस एन इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो डेफिनेटली स्मॉल एस जो होगा वो एस कैपिटल एन से बड़ा होगा, ठीक। तो नाउ वी हैव, हमारे पास है क्या, वी हैव, ऊपर लिखा हमने कि एस माइनस एप्साइलन लेस देन एस एन है, और एस एन जो है वो एस से छोटा है, ठीक। तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो गया प्रूव कि हियर, या वी हैव so there implies एस माइनस एप्साइलन जो है वो लेस देन एस एन से, ठीक। और यहां से देखो एस एन किससे छोटा है, अगर इसको थोड़ा घुमा के लिखें हम तो क्या बनेगा, एस कैपिटल एन इज लेस देन स्मॉल एस एन, यही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, दिस कैपिटल एस एन, दिस वन, ये वाली चीज मैंने ये वाली चीज लिखी है यहाँ पे, ठीक है, दिस वन, ये सेम मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, दिस इज हियर, ठीक। स्मॉल एस माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन कैपिटल एस, और कैपिटल एस, एक्चुअली ना ये बार बार कैपिटल लिखा जा रहा है, ये स्मॉल, हम यही नोटेशन यूज कर रहे हैं, स्मॉल एस और इसकी सबस्क्रिप्ट में एन है। सो ये जो टर्म हमने लिखी, अब ये जो एस कैपिटल एन जो है वो किससे छोटा है, इट इज लेस देन एस माइनस स्मॉल एस एन, ठीक। और ये क्वांटिटी किससे छोटी थी, एप्सिलॉन से, सॉरी एस से। तो ये अब इससे, सो हम इसको ऐसे ले सकते हैं कि एस माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन स्मॉल एस एन लेस देन एस, और ये जो एस है ये डेफिनेटली एस प्लस एप्सिलॉन से छोटा ही होगा। तो यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इट इज नथिंग व्हाट इट इज, एस माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो ये तो डेफिनेशन हो गई
कि माइनस एप्सिलॉन लेस देन और इसको हम मॉड में लिख सकते हैं, मॉड एस एन माइनस एस लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। तो इससे ये प्रूव हो गया कि सीक्वेंस एक्स एन जो है वो किसको कन्वर्ज कर रही है, एस को। ठीक, सो इट मीन्स दैट जो हमने सीक्वेंस इन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग ली वो किसको कन्वर्ज करेगी, एस को करेगी। सो हम क्या लेके चले थे कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड है, और हमने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट। ठीक, तो आप इसका प्रूफ देख सकते हैं, ये कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो एक रिजल्ट हमने ये यूज हुआ नीचे, अब इस पे देखें तो एक रिजल्ट ये लगा, ये लगा रिजल्ट, क्योंकि एस एन जो है वो एस से छोटा है यहाँ पे, यहाँ यहाँ पे यूज हुआ ये। और एस तो डेफिनेटली एस प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। एक कंबाइन करके आप इसको देख सकते हैं। अब इसका अगर हमने कन्वर्स करना हो तो कन्वर्स तो डेफिनेटली जो हमने प्रूफ करा था वो आप कर सकते हैं। अ, हमने प्रूव किया था कि ये, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, कन्वर्स, कन्वर्स में क्या हो जाएगा, गिवन क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा सीक्वेंस एस एन इज कन्वर्जेंट, और टू प्रूव करना है हमने, सीक्वेंस एन एक्स एन इज बाउंडेड। तो ये हमने जो थ्योरम अगर थ्योरम, चलो मैं इसको यहीं कर ही देता हूँ। तो सपोज थोड़ा जल्दी से करते हैं, सपोज एस एन इज कन्वर्जेस टू एस, ये ले लिया हमने एस, ठीक है। वैसे तो हमने किया ये एस, तो फिर डेफिनेशन लगाएंगे, फॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that n is greater than equal to n, तो मेट्रिक ऑफ पी एन, या यहाँ पे एस एन लिख सकते हैं, मेट्रिक में भी कर सकते हैं प्रूव इसको, और मॉड से भी कर सकते हैं, दोनों का फर्क आपको पता ही है। इज लेस देन वन, तो वहां पे हमने क्या पुट कर लिया था, आर ले लिया था हमने, मैक्सिमम ऑफ वन डी पी वन, डी पी एस वन कॉमा एस, डी एस टू ऑफ एस, एंड सो metric of एस एन एस। ठीक, तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, therefore metric of एस एन माइनस एस इज लेस देन फॉर ऑल, फॉर ऑल एन के लिए हो गया। सो देयर इंप्लाइज सीक्वेंस एस एन इज बाउंडेड। मॉड के लिए करना हो तो मॉड के लिए भी कर सकते हैं। हमने ये थ्योरम तीन पार्ट वाली करी थी, ये आपका अगर देखा जाए तो ये है थ्योरम नंबर, थ्योरम नंबर 3.2 का सी पार्ट, उसमें किया है, ठीक है। और अगर इसको मॉड में ही करना हो तो मॉड में कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं, ये तो बीएससी लेवल का ही बन गया फिर, ठीक है। तो आज अगर किसी को इसमें कुछ डाउट होगा तो आपने पूछ लेना हमने
दो थ्योरम्स करी, और तो ये एक रिजल्ट हमारे पास हो गया कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो बॉन्डेड होना जरूरी है। ठीक। और इंक्रीजिंग होगी सीक्वेंस, जो सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो बॉन्डेड बिलो तो वो डेफिनेटली होगी। व्हाट डू यू से? बॉन्डेड बिलो क्यों होगी? क्योंकि जब इंक्रीज कर रही तो पहली टर्म जो उसका सबसे छोटा टर्म होगा, मतलब लोअर बॉन्ड तो उसका पहली टर्म होगी। मोनोटोनी इंक्रीजिंग है। हाँ, मोनोटोनी इंक्रीजिंग सीक्वेंस को बॉन्डेड अबव होना जरूरी है। बॉन्डेड अबव नहीं होगी तो फिर कन्वर्ज नहीं करेगी। और अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो बॉन्डेड अबव पक्का होगी, क्योंकि पहली टर्म सबसे बड़ी होगी उसकी। बॉन्डेड अबव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में बॉन्डेड अबव तो कंफर्म्ड ही है, तो बॉन्डेड बिलो होना जरूरी है। ठीक। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बॉन्डेड अबव है नहीं, तो किसको कन्वर्ज करेगी? प्लस इन्फिनिटी को। और जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और बॉन्डेड बिलो नहीं है वो, तो डेफिनेटली वो किसको कन्वर्ज कन्वर्ज करने वाली है? माइनस इन्फिनिटी को। ये कुछ एक बीएससी के रिजल्ट्स हैं, तो आपने इसको चेक करना। तो